अब आप लोग देख लीजिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आजादी के समय के नेता रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता कितनी है कि आज भी उनके नाम पर राजनीति हो रही है और वोट बैंक बटोरे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और इनका जन्म दिन आप देखते हैं कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। इनकी जयंती की बात हो रही है और इसी उपलक्ष्य में 14 नवंबर को आप लोग बाल दिवस भी मनाते हैं। नेहरू को बच्चों के साथ उनके मजबूत संबंध, उनके कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान हेतु जाना जाता है और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बाल दिवस का इतिहास देख लेंगे, महत्व देख लेंगे, ये भी जान लेंगे हम लोग। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा है, उस पर भी हम लोग योगदान के बारे में बात करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग जन्म की बात करें ना, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और 27 मई 1964 में नई दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। शांति वन इनका स्थल, विश्राम स्थल देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कमला कौल इनकी जीवन साथी का नाम था। इंदिरा गांधी आप लोग जो देखते हैं ना, इन्हीं की बेटी थी। मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम, स्वरूप रानी नेहरू इनकी माता का नाम था। हैरी स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। एक वकील थे, राजनीतिज्ञ भी थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है। और इलाहाबाद, अगर आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो आप लोगों ने आनंद भवन भी देखा होगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। बाल दिवस का इतिहास अगर महत्व देखें तो बाल अधिकार एवं विकास, यह दिवस बच्चों के अधिकारों, कल्याण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विश्व बाल दिवस का पूर्व पालन, तो विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए पूरे विश्व में बच्चों के लिए के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। और 20 नवंबर का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा और 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाने के लिए उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो 20 नवंबर को आप लोग अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने नेहरू की विरासत, बच्चों के मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया। बाल दिवस का महत्व, तो बाल दिवस बच्चों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें शिक्षा, शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समग्र विकास के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समेकित बाल विकास सेवाओं जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। बाल कल्याण पर भारत की नीतियां बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व, आजादी के पहले, चलिए 1947 के पहले, तो 1889 से 1947 तक नेहरू ने 1912 में राजनीति में प्रवेश किया। बांकीपुर कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और 1919 में होम रूल लीग के सचिव बनते हैं। उन्होंने वर्ष 1920 में प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में पहला किसान मार्च आंदोलन किया। 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन में के दौरान 2 बार वो जेल भी गए। 1923 में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1926 में मद्रास अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया और वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस का नेतृत्व करते समय उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। कांग्रेस की जो बात हो रही है ना, तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। 1928 में नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू द्वारा का मसौदा तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यह रिपोर्ट भारत में संवैधानिक सुधारों पर एक प्रस्ताव थी। नेहरू ने वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करना था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू अध्यक्ष चुने गए और इसमें कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य माना, जिसे पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के रूप में जानते हैं।
7 अगस्त 1942 को नेहरू ने बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धियां हैं? तो आधुनिक भारत का दृष्टिकोण। भारत के प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक रहे। इनके अपने कार्यकाल के दौरान नेहरू ने एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा दिया और औद्योगिकरण की नींव रखी। समाज में सुधार। हिंदू कोड बिल का मूल उद्देश्य धार्मिक कानूनों को धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता से स्थानांतरित करना था। इसके तहत बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित करने, महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार देने और उत्तराधिकार कानून में संशोधन करने के साथ अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रावधान किए गए। जनजातीय पंचशील। जवाहरलाल नेहरू के जनजातीय पंचशील में आत्म विकास, जनजातीय अधिकारों के प्रति सम्मान, न्यूनतम बाहरी दबाव, प्रशासन में स्थानीय भागीदारी और वित्तीय मापदंडों की तुलना में मानव केंद्रित परिणामों पर बल दिया गया। आर्थिक विकास और संस्थान। तो नेहरू ने आईआईटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना की। और ये संस्थान, इसकी इसरो की तो नींव एक तरह से आप कहिए उन्होंने रख दी थी। फिर आगे चलकर स्थापना होती है ना 15 अगस्त 1969 में। ये संस्थान भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक होने के साथ आत्मनिर्भरता के क्रम में औद्योगिकरण पर केंद्रित रहे। और उन्होंने राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों की विरासत को आगे बढ़ाने हुए धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास से लड़ने के क्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन भी किया। लोकतंत्र का संस्थागतकरण। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में, प्रस्तावना को आकार देने और भारत के संविधान के दर्शन को आकार देने में मार्गदर्शन मिला। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति। गुटनिरपेक्षता आंदोलन। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान भारत को तटस्थ रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने बार्डुंग 1955, बेलग्रेड 1961 सम्मेलनों के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देने को महत्व दिया। पंचशील सिद्धांत। इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत का एक समूह था जिसे 1950 के दशक में भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। इसमें शामिल था सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। नेहरू नीतियों की आलोचना क्यों की जाती है और जिसको लेकर आप देखते हैं कि इन्हें गलत बताया जाता है, नेहरू को कई बार बुरा कहा जाता है। एक तो कश्मीर विवाद। तो 1947 के विभाजन के बाद नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी, लेकिन वे पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त करने में असमर्थ रहे। उनकी विदेश नीति कश्मीर मुद्दे पर केंद्रित थी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज जो कश्मीर में समस्या देखने को मिल रही है नेहरू की वजह से, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उस समय युद्ध से अगर खत्म कर लेते तो अच्छा रहता। गोवा मुक्ति। तो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए नेहरू की सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे एक उचित उपनिवेश विरोधी कदम के रूप में देखा गया। भारत चीन युद्ध 1962। और इस युद्ध के कारण भी, इसमें युद्ध में जो भारत की हार हुई थी उस कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण या उन्नयन करने में नेहरू की विफलता ने उन्नत रक्षा उपायों की आवश्यकताओं को उजागर किया, जिससे भारत की सैन्य तैयारियों, रणनीतिक दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये आप देख लीजिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया ना, केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। ये आप देख लीजिए, गोवा है, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से भी। परंपरा की बात करें तो नेहरू की धर्मनिरपेक्षता ने मानवतावादी मूल्यों और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया और भारतीय परंपरा में निहित उनके विचारों ने धार्मिक समानता, मानवतावाद एवं सार्वभौमिक नैतिकता पर जोर दिया। नेहरू का मानना था कि सरकार को धार्मिक विविधता को बनाए रखना चाहिए तथा धर्म को राजनीति से अलग करने के विचार से सहमत होना चाहिए। नेहरू ने, आप देखते हैं कि नेहरू के धर्मनिरपेक्ष समाजवादी दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता के बाद की दिशा को आकार दिया। कश्मीर मुद्दे तथा भारत चीन युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद एक आधुनिक राष्ट्र की आधारशिला भी रखी। नेहरू ने भारत के विविध समुदायों को एकीकृत किया तथा आधुनिक शासन व्यवस्था के साथ पारंपरिक विविधता की संतुलित करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया। तो ये है जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानकारी। तो महापुरुषों के बारे में जरूर रखिए और देखिए, देश को आजाद कराने में हर किसी का योगदान रहा है। हम लोग किसी के भी ये योगदान को नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर नेहरू गांधी फैमिली को देखें ना, तो ये आप देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू और
स्वरूपरानी नेहरू इनके माता पिता थे। जवाहरलाल नेहरू और की शादी होती है कमला नेहरू से। कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, और इनकी शादी होती है फिरोज गांधी से। यहां से गांधी शब्द जुड़ जाता है इनमें। फिर आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, और दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और संजय गांधी की शादी होती है मेनका गांधी से। इनके बेटे का नाम है वरुण गांधी। यह है गांधी नेहरू फैमिली। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा, और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, फिर चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा, ये पूछ लेगा आपसे। आलोचना क्यों होती है, ये पूछ लेगा आपसे। धन्यवाद।